आद से लय, लय होती है। लय हमारे पास में, लय का मतलब तो एक है कि उसमें मिल जाना, समा जाना भी एक है। आवाज सुने और आवाज के अनुसार अपने शरीर को उसमें मिला लेना, लय हो जाना है, मिल जाना है। तो उस हिसाब से अपने पास में बहुत लोक नृत्य बने हैं। तो हमारे पास लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये दो, लोक कला, शास्त्रीय कला। लोक कला में और शास्त्रीय कला में क्या फर्क है? जानपद कला, शास्त्रीय कला प्रकृति पर आधारित है। लोक कला जितनी है, आसपास के पशु पक्षी, झाड़ पेड़ पौधे, जल, ये सारी चीजों पर आधारित होता है। जैसे गुजरात का रास है दांडिया, वो एक हिरन पर आधारित है। जैसे हिरन चौकड़ियां मार के चलता है, वो उस पर आधारित है। डांग के आदिवासियों का नृत्य पानी पर आधारित है। जैसे लहरें चलती है, या इधर के जो है आदिवासी विशाखापट्टनम के आसपास के, तो उनका नृत्य पानी पर आता है। जैसे पानी चलता है, लहरें उसकी, उस हिसाब से लोगों का चलना है। यहाँ का कोलाटम घोड़े पर आधारित है। जैसा मस्त घोड़ा चलता है, ऐसा ही कोलाटम चलता है। यहाँ के आदिवासियों का नृत्य, घुसाड़ी नृत्य, मोर पर आधारित है। जैसे मोर अपने पंख फैला के एक कंपन पैदा करता है, तो इनके पूरे नृत्य में वो कंपन रहता है। मोर के पंखों की टोपी लगाते हैं और वो कंपन रहता है। भद्राचलम का भी एक अपना नृत्य है, वो सिंग लगा करके नाचते हैं। तो जैसे एक पशु या पक्षी, पुरुष स्त्री को जैसे अपने आप में प्रभावित करना चाहता है, तो ऐसा उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है कि अपनी सामर्थ्य बताना है या अपने ओर आकर्षित करना है, रिझाना जिसको बोलते हैं, उस तरह से उसमें सब कुछ चलता है रिझाने के लिए। तो इस तरह से हमारे जितने भी ये नृत्य है, पशु पक्षियों के कुछ लक्षण लेकर के उस पर आधारित है। मगर लोक कला और शास्त्रीय कला में फर्क क्या है? ये तो खैर उनकी शैली है, मगर क्या फर्क है? मूलभूत फर्क क्या है? लोक कला समाज की सामाजिकता का प्रतीक है। जिस दिन समाज टूटता है, लोक कलाएं खत्म होती है। लोक कला खत्म हो रही है, इसका मतलब है समाज खत्म हो जा रहा है। शास्त्रीय कला उस समाज की साधना का प्रतीक है। शास्त्रीय कला, लोक कला जो है सामाजिकता का प्रतीक है, और शास्त्रीय कलाएं उस समाज की साधना का प्रतीक है कि ये समाज अपनी कितनी साधना किया है हर विषय में। दोनों में फर्क ये है कि शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के लिए होता है। शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय जितनी भी है, वो प्रदर्शन के लिए है। मगर लोक जो विद्या है, लोक जो नृत्य है, लोक संगीत है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। उसमें शास्त्रीय नृत्यों में, शास्त्रीय नाटकों में प्रजा को पीठ बताना दोष माना जाता है। वो पीछे भी जाएगा तो पलट के नहीं जाएगा, पीछे पीछे हट करके जाता है। उसका मुंह ही प्रजा के सामने रहता है, वो अपने हाव हाव भाव से प्रदर्शित करता है सब कुछ। मगर शास्त्र लोक कला में पीठ प्रजा की तरफ रहती है, वो गोलाई में चलता है, पीठ प्रजा की तरफ है। इसका मतलब यह है कि उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं है। प्रजा उसको कैसे देख रही है, कैसे समझ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में तन्मय होने की एक कला है। तुमको उसका आनंद लेना है तो उसमें घुसो, उसमें घुस के वो आनंद लो। कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोक नृत्यों में मामूली सा वो झूमते हैं, मामूली हल्का हल्का झूमते हैं वो लोग, मगर वो तन्मय तो उनका अपना होता है। वाद्य बजते जाता है, ये मस्त झूमते जाते हैं, देखने वाले को मजा नहीं आता है, मगर उसमें जो समा गया, उसमें जो चला गया, वो उसमें तन्मय हो जाता है। तो लोक नृत्यों में, लोक कला में तन्मय होने की ताकत है। शास्त्रीय विद्या ऐसी नहीं होती है।
उसमें तन्मय नहीं होता है आदमी, उसमें उसका पूरा ध्यान पंडितों की तरफ रहता है कि देखने वाले जानकार लोग मेरे को कैसा देख रहे हैं, वो मेरे को पसंद कर रहे या नहीं कर रहे। इसका पूरा ध्यान शास्त्रीय गायक हों दो, शास्त्रीय नृत्य करने वाले हों दो, शास्त्रीय नाटक करने वाले हों दो, उसका ध्यान आम प्रजा की तरफ नहीं रहता है। वो तो ये देखता है कि ये लोग मेरे को, विद्वान लोग मेरे को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और उनका सर हिल रहा है तो ये खुश होता है। उस पर आधारित वो लोगों के विद्वान पंडितों की तरफ इसका ध्यान होता है, समाज की ओर नहीं। लोक कला में पंडितों से, समाज से इसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने आप में तन्मय होता है, मस्ती में नाचता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसकी पीठ प्रजा की तरफ होती है हमेशा, और वो अपने आप में तन्मय होते हैं। ऐसे लोक नृत्य बहुत है, एक एक इलाके में बहुत है। अब यहाँ आदिलाबाद में ही जैसे कोलाटम अपना है एक नृत्य, उसके बाद गोला भामल आटा, वो भी कोला लेके खेलते हैं, डांडिया लेकर के, कुंटिकाल आटा भी बोलते हैं, गोला भामल आटा भी बोलते हैं। और उसके बाद गोंडों की दंडार अलग है, कोलामों का दंडार अलग है, मथुरे लोगों का नृत्य अलग है, लोक नृत्य। वो एक हाथ में कपड़ा लेकर के, एक हाथ में कोला लेकर के वो लोग खेलते हैं, वो एकदम अलग है। और उसके बाद घोड़े बना के, इसके बांस के घोड़े बना करके बांसुरी बजाते हुए भी भीड़ लोग नाचते हैं, वो नृत्य अलग है। तपेटा बजाते हुए, तपेटा पे नाचना अलग है। ओगोलू जो लोग है, कुरमोलू, वो डमरू और बांसुरी बजाते हुए भी उनका अपना नाचना होता है, वो एक अलग है पूरा। अभी जैसे चर्मकार लोग हैं या जिनको मादगी बोलते हैं, उनका भी अपना है। वो जब वाद्य बजाते हैं तो वो एक अलग तरह का उनका अपना नाचना होता है। इस इलाके में एक अलाव खेला जाता है मुहर्रम के समय, वो अलाव अपना है, उसमें भी लोग खूब तन्मय होते। एक कजरी नृत्य था जिसमें मटकों में, छोटे छोटे मटकों में घुंघरू बांधते थे, घुंघरू बांध करके उसको बजाते हुए ये लोग नाचते थे, वो भी एक नृत्य था, लोक नृत्य। लंबाड़ों के पास धाड़ी और ढालिया दो होते हैं। ढालिया जो है धपड़ा बजाता है, और धपड़ा बजाते हुए बहुत सुंदर वो नाचता है, वो बहुत सुंदर नाचते हैं, वो भी एक नृत्य था। इस तरह से यहाँ बहुत नृत्य रहे, हर समाज का अपना नृत्य, और उस इलाके का अपना। यहाँ का कोलाटम रहा है, कोलाटम में जड़ को पुलू बहुत महत्वशाली है। कभी देखे जड़ को पुलू? वो उसमें मंडप बनता है, पगड़ियाँ बांधी जाती है, और उसको पकड़ के खेलते हैं कोलाटम। उससे चोटियां बनती है, 5 दिन 7 दिन ऐसा खेलते हैं। 5 चोटियां बनाएंगे या 7 चोटियां बनाएंगे, तो उसमें 5 चोटियां, कभी आखिर दिन लक्ष्मी जड़ा बनाएंगे, लक्ष्मी की चोटी बनाएंगे, तो उस दिन वो बलि देते हैं। या फिर नल्ला नैया जड़ा, कृष्ण की चोटी बनाएंगे, उस दिन फिर उसका जो प्रसाद होता है वो खीर बनती है। तो ये सब एक सांप्रदायिक एक पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनके, वो जब बोले जब नहीं खेलेंगे, उसके अपने समय है, उसको एक निष्ठा की तरह वो लोग करते हैं। पूजा है, दंडार निष्ठा है, पूजा है उनकी अपनी। उस साल में एक बार दंडार निकलेगी, उसकी अपनी पद्धतियां हैं, उस हिसाब से वो लोग खेलेंगे। मथुरों का जब श्रावण मास होता है, श्रावण मास में वो लोग अपना खेलेंगे, आला खंड गाएंगे। कोलाटम दसरे से चालू होता है, दीपावली के आसपास तक चलता है, वो लक्ष्मी पूजा होती, लक्ष्मी है उनकी। और इस तरह से ये हर नृत्य कहीं जुड़ करके है, धर्म के साथ, मत के साथ, संप्रदाय बने, उसकी पद्धतियां बनी हुई है। वो जब बोले जब लेकर के नहीं खेल सकते हैं। अभी यहाँ जैसे गोंड लोग दंडारी निकालते हैं, दशहरे के बाद दंडार निकलती है, और दीपावली के 2 दिन के बाद में समाप्त होती है।
उसके बीच में 3-4 दिन बीच में घुसाड़ी बनता है आदमी, घुसाड़ी बनता है। वो उनका मानना है कि उसमें देवता प्रवेश करता है। घुसाड़ी कोई भी नहीं बनता है, उसकी मन्नतें मांगते हैं बहुत सारे लोग, मन्नत मांग करके घुसाड़ी बन जाते हैं। और जब तक वो घुसाड़ी बन करके रहता है 4-5 दिन, वो रात में भी नहीं सोता, सोता ही नहीं हो, और बहुत खाता है, इतना इतना खा जाता है। मैं एक बार जो देखा, मैं ऐसे कोसाई गया, कोसाई की दंडार धामनजरी जा रही थी, तो उनके साथ मैं भी चला गया। धामनजरी दंडार देखते हुए चला गया। तो गांव के बाहर ये रुके, अपनी तैयारी किए। गांव में प्रवेश करते समय उस गांव के लोग बड़े पद्धति से पैर धो करके सब करके स्वागत करें और ले जा करके ऐसे बिठाते हैं, कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा करके बिठा देते हैं। तो उस दिन जो चल के आए हैं उनको नाचने नहीं देते, उस गांव के लोग नाचते। रात में जब खाना खाने बैठे तो वो जो घुसाड़ी था उसके लिए परात में ऐसे खाना भरा हुआ था, वो पूरा खाना खा गया परात में भर के। और फिर हम लोग जो सब बैठ के खा रहे थे, हमारे साथ बैठ के भी खा गया। हाँ, हमारी पत्तलों में बैठ के भी वो खा गया पूरा, इतना खाना वो हजम कर जाता है, ये मानते हैं। तो उसमें अब जैसे मोर के पंखों की आजकल बहुत बड़ी बड़ी टोपी बन रही है, पहले 40-50 साल पहले इतनी बड़ी टोपियां नहीं थी। यहाँ उस समय पे हिरन के बच्चे का चमड़ा निकाल करके उससे कुल्ला जैसा बना करके उसमें कुछ मोर के पंख लगाते थे, मोर के पंख लगाते थे उसमें, और वो हिरन का चमड़े से बनाते थे। तो फिर आखिर में उसको छोड़ दिया जाता था। ये मोर के पंख इतने बड़ी बड़ी टोपियां बाद बाद में चालू थी। उसके पहले कुछ बांस के बने हुए होते थे, काफी सुंदर बांस के बने, उसको बड़ा अच्छा हिलाते हुए नाचते थे वो लोग। मैं उसमें मुखोटा होता है, उसको कोड़ाल बोलते हैं, वो लकड़ी का बना होता है। कौन सी लकड़ी से बनाते हो? वो जो है पलाश की लकड़ी से बनाते हैं कोड़ाल। मगर वो बनाते समय कैसा बनाते हैं, कहीं से भी कोई लकड़ी लाके नहीं बना लेते हैं। जब हम लोग गिन्नेधरी के इलाके में घूम रहे थे तो वहां के लोग ये जो बात बताए उस इलाके में, तो जैसे कोई आदमी मर जाने के बाद में यहाँ के आदिवासियों में 2 पद्धतियां हैं, एक तो गाड़ना है, दूसरा जलाना है। जलाने में काफी खर्चा आता है। जलाते समय, जलाने के समय पे ये लोग रात तमाम नृत्य करते हैं उसके चारों तरफ। तो जब उसकी चिता बना करके उसको जलाते हैं तो उसमें पलाश की लकड़ी भी डाल देते हैं, उसको जलने देते हैं। जितना कोड़ाल के लिए जितनी जरूरत है उतनी लकड़ी फिर वो निकाल लेते हैं, उससे वो मुखोटा बनता। तो वो मास्क लगा के, मुखोटा लगा करके भी नृत्य करते हैं। एक तो ये लोक नृत्य है पूरे, मगर उसके साथ साथ यहाँ पे कभी कभी नृत्य नाटिकाएं भी होती रही है। जैसे यक्षगान है, भागवत है, वो नृत्य भी है और एक नाटक भी है। चिरतुल रामायणम, वो नृत्य भी है, एक नाटक भी है। भागवत जो है इस इलाके का बड़ा जबरदस्त नृत्य रहा है, खेल रहा है। भागवत का जब अलंकार तैयार करते हैं तो उसका अलंकार पूरा लकड़ी का होता है। उस आदमी को दीवार के पास ऐसा खड़े करके एक अंडाकार लकीर डालते हैं और उस हिसाब से उसका अलंकार बनता है, एक अंडे की तरह। वो एक अंडा है, जब वो निकलता है तो उसमें से वो पिंड होता है, ये अंड पिंड। फिर जब वो नाचने लगता है तो ब्रह्मांड हो जाता है। तो उनका भाव है ये कि अंड पिंड और ब्रह्मांड, ये सब एक इसमें है। तो वो खूब जबरदस्त इनका होता है, कई तरह के उसमें कहानियां चलती। वो भागवत का अलंकार पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है, बहुत हल्की लकड़ी से लोग तैयार कर लेते हैं, मुकुट विकुट सब काफी सुंदर। अब तो भागवतम यहाँ बहुत कम हो गया, पहले भागवतम यहाँ बहुत होता था। 2 तरह का भागवतम, एक रात भर चलता था, दूसरा दिन में चलता था भागवतम, पगटी भागवतम। ये करने वाले लोग अलग थे, वो करने वाले लोग भी अलग थे। ये लोग दिन में ही खेलते थे और वो रात में खेलते थे, सारी सारी रात निकल जाता था भागवत का। मगर इनकी मजेदार बात यह है कि शुरुआत में जो तेजी रहती है आखिर में भी वो तेजी रहेगी। वो कमजोर कहीं नहीं पड़ते, थकते कहीं नहीं। और
बिना माइक के इनको करना पड़ता है, तो बहुत जोर से लोग गाते हैं। नृत्य नाटिका है यहाँ पे। अब जैसे भागवत है, चित्तूर रामायणम है, गोंड भी रामायण करते हैं, वो भी राजस्थानी बहुत अच्छी रामायण करते हैं। वो जो लय है बहुत सुंदर लय है उस रामायण का। महाभारत भी होता है मगर हम तो रामायण देखे हैं, मगर बहुत सुंदर लय में वो लोग गाते हैं, बहुत बढ़िया होता है वो रामायण का। तो एक रात पूरा हम लोग एक गांव में रह करके देखे थे गोंडी रामायण भी। तो उस तरह से ये नृत्य नाटिकाएं भी हमारे पास में बहुत रही है। बुरे कथा भी एक उसका ही हिस्सा है। जंगम लोग भी नाटक करते थे, जंगम लोग भी कथा सुनाते थे। जंगम लोग मशाल हाथ में लेकर के डक्की बजाते हुए वो भी कथा सुनाते थे। वो अनुमला भूमा रेड्डी की कथा यहाँ जब सुनाते थे, जब बारिशें नहीं गिरती है तो उस समय पे बारिश गिरने के लिए अनुमला भूमा रेड्डी की कथा सुनाई जाती है। 5 दिन वो कथा गाते हैं। तो वो कथा में ये है कि सारी दुनिया में सबसे पहला खेती करने वाला भूमा रेड्डी रहा। पहली बार खेती वो किया, जमीन को नागर बना करके शेरों को बांध के सांप का पग्गम बना के वो नागर किया। और नागर करने के बाद फिर क्या बीज डालना है, तो वो रेती ले जा करके भसवन्ना के सामने रख दिया। तो सुबह उठ के जो देखा तो वो अनमुलू थे। अनमुलू एक बीज होता है, क्या बोलते हैं अनमुलू को हिंदी में? हाँ, वो दाल टाइप होती है, वो बीज था। तो वो उसकी खेती किया, तो वो बहुत फसल हुई। तो उसकी पहली बार उसकी खेती करने से उसका नाम अनुमला भूमा रेड्डी हो गया। तो ये अनुमला भूमा रेड्डी के 5 बेटे थे। बड़े का नाम वेंकट रेड्डी, दूसरे का नाम मल्ला रेड्डी, तीसरे का नाम राजा रेड्डी, चौथे का नाम धर्मा रेड्डी और 5वें का नाम सोमा रेड्डी। ये 5 बेटे। तो ये 5 बच्चे अपने पिताजी को बोलते हैं कि हम भूमंडल घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा है क्या है। तो ये जब यात्रा पर निकलते हैं तो वेंकटाद्रि पर्वत पर जाकर के वेंकट रेड्डी को बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि मैं तो यहीं रह जाता हूँ भाई, अब मैं आगे नहीं आता, मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। तो वो वहीं पर खड़ा हो गया, वो वेंकटेश्वर बन गया। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद में श्रीशैलम के जंगलों में जाने के बाद मल्ला रेड्डी को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता मैं यहीं रह जाता हूँ भाई, मैं नहीं आऊंगा। तो वो मल्लिकार्जुन हो गया। वो फिर 3 भाई आते 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 वेमुलवाड़ा में आकर के राजा रेड्डी को बड़ा अच्छा लगा, वो वहीं रुक गया, वो राजराजेश्वर हो गया। उसके बाद धर्मपुरी में आके धर्मा रेड्डी नरसिंह बन गए और यहाँ कुंटाला में आके सोमा रेड्डी सोमेश्वर हो गया। ये जितने सब देवता है ये सब रेड्डियां ही है ना। ये कथा चलती है 5 दिन, ये कहानी बोलते हैं यहाँ पर अनुमला भूमा रेड्डी का। तो ये कहानी बोलने के बाद बारिश होती है ऐसा मानते। ऐसी बहुत कहानियां है यहाँ पे। ये कभी एक टाइम पर समाज को अपने आप में जोड़ने के लिए ये सब कहानियां थी। तो ऐसी और भी कई कहानियां वानियां रही है। तो वो लोग मशाल हाथ में लेकर के रात रात भर ये कथा सुनाते थे, वाद्य बजाते हुए नाचते हुए कथा सुनाते थे। और कथाओं को सुनाने वाले बहुत रहे। कथा को सुनाना, ये जंगम लोग भी कथा सुनाए और उसके बाद मिथुलैया वाल भी कथा सुनाए। वो लोग खड्डी वाद्य पर रामायण गाते थे, पूरी रामायण, बहुत सुंदर रामायण वो लोग गाते हैं खड्डी वाद्य पर। और फिर ये तो शारदा कालू थे, तो है ही है, उनका काम ही है पूरा कथा। शारदा कालुओं का यहाँ काफी बड़ा समाज रहा है। शारदा कालू और उनको बोब्बिल लोलू भी बोलते हैं। बोब्बिल की कथा सुनाने, बोब्बिल युद्धम की कथा सुनाने से बोब्बिल लोलू भी माने गए लोग। मगर वो लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, बहुत कथाएं सुनाते हैं। इस इलाके के कुछ कहानियां, आरू अस्करुल्ला का था, गंगा गौरी का था, ऐसी बहुत, बहादुरी की भी बहुत कहानियां बताते हैं। और हम लोग तो एक बार बोब्बिल युद्धम पूरा सुने थे उनसे। और
इस तरह की बहुत कहानियां वो लोग सुनाते हैं, और वो कहानियां रात में बहुत रात रात तक कर चलती है और कई दिनों तक चलती है। एक दिन में नहीं बोल सकते कथा, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं ये लोग बोलते हैं। वास्तव में कोई रिकॉर्ड नहीं करा है ये सारी चीजें, किए होंगे तो मालूम नहीं मेरे को, तेलुगु यूनिवर्सिटी वाले क्या क्या किए हैं, तो ये भी कथा बोलते हैं। और उसके बाद ठूटी एक समाज है, ठूटी भी पूरी कथा बोलता है। वो तो गोंडों का मूल कहाँ से है वहां से चालू करता है, गोंडों के लिए कथा सुनाता है, और उसके साथ साथ वो दूसरी कथाएं भी बहुत सुनाता है। बहुत अच्छा वो लोग गाते हैं। उनका वाद्य किंकरी है, उसकी औरत एक डमरू जैसा वाद्य लेकर के बैठती है। तो यहाँ एक भीमराव करके आता था, तोरशन भीमराव करके, वो तो मर गया, उससे हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत गाता। कबीर दास के भजन बहुत सुंदर गाता था उस वाद्य पर, बहुत सुंदर ये लोग गाते थे। तो ये इस तरह की कथा बोलने वाले लोग भी अलग रहे, और जंगम लोगों की अपने ढंग रहे हैं। कथा बोलना तेलियों का जो रहता है, मांगने वाला डाकोर जिसको बोलते हैं, वो पूरा अपना श्रृंगार कौड़ी से बनाता है, गवड़ और शनि महाराज के भक्त समझो, वो लोग तेल लेते हैं, उसका पूरा श्रृंगार कौड़ियों से बनता है। वो सब धारण करके वो लोग खेल बताते हैं। एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाता, दूसरा दूर खड़ा हो जाता है। अब जैसे तुम आएंगे, एक 5 रुपया देंगे और मेरा नाम बोलने लगाओ करके बोलेंगे उसके कान में, मेरा ये नाम है, तो ये उसको इशारे करेगा, तो वो वहां से इसका नाम बोलता है ना, यहाँ से इसका नाम बोलता है। तो वो इशारों की भाषा वो लोगों को आती, कठिन से कठिन शब्द। अब एक गांव में थे, अब वो इतना अप्रज्ञानी करके उसको बोला, है ना, अब ऐसा ये ना, तो ये इशारे किया, वो बोलता वहां से अप्रज्ञानी करके वो उनकी वो विद्या रही है पूरी। वो आएंगे, 1 रुपया देंगे, मेरा नाम बोलने लगाओ, वो इशारे करेगा, वाद्य बजते रहता है, नाचते रहता है, नाचते नाचते इशारे करता है, आगे वाला फिर वो नाम बोलता है, ऐसा वो संकेत के हिसाब से नाम वाम बोलते रहता है। और तेलियों का, और उसके साथ बहरूपिये यहाँ रहे हैं। बहरूपिये 2 तरह के रहे हैं। एक बहरूपिया तो बंदूक लेकर के वो गाता है, खंजरी के ऊपर में गाता है। एक बहरूपिया पुलिस का ड्रेस पहन लेता, कई बार बंदूक हाथ में लेकर के, पिट्टल दोरा भी बोलते हैं उसको। दूसरा बहरूपिया कई तरह के रूप लेता है, एक दिन कुछ बन जाएगा, एक दिन कुछ बन जाएगा, एक दिन वेताल बन के घूमेगा गांव में, कभी शिव बन जाएगा, कभी अर्धनारीश्वर बन जाएगा। वो बहरूपिया माना जाता है, कई रूप धारण करते रहता है, एक के बाद एक के बाद, ऐसे भी ये रहे हैं। अब ये कथा तो नहीं करते हैं, मगर अपने रूप का प्रदर्शन जरूर करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक था जो भोई समाज का था, उसको दाल मलगोलू भी बोलते थे। वो मस्त यहाँ जैसे मोहर्रम की सवारियां होती है ना, बहुत शाल वाल बांध के, बड़ा अच्छा उसका एक वाद्य था, छोटा सा एक धप था, उसमें ही एक तारा था। तो वो इस उंगली में काड़ी बांध के एक तारा भी बजाता था और ढप भी बजाता था और नाचता था, बड़ा सुंदर नाचता था वो, मौलाली करके। वो 5 दिन मुहर्रम की कथा सुनाता था। ये सब काफी इस इलाके में रहे हैं ऐसे लोग ना। इनके साथ साथ में और भी दूसरे बहुत लोग रहे, ज्योतिष बताने वाले लोग, कोई लोग, या शकुन विद्या बताने वाले लोग। शकुन विद्या को तोता लेकर के जो बैठते हैं, वो शकुन विद्या मानी जाती है, तोते से जातकम बताना और मुंह देख करके भी बोलना। तो यहाँ पे कई बार येलगंदला की ओर से काफी लोग आते थे, करीमनगर के पास येलगंदला कोई गांव है, वहां उनका मठ है, वहां से कुछ आते थे। तो कई बार ये जानकारी लेने की कोशिश करे कि तुमको ये ज्योतिष विद्या कैसे आ जाती है। ज्योतिष विद्या तो यरका औरतें भी बोलती है, यरका औरतें भी काफी अच्छा ज्योतिष बताती रही है। तो उसमें कोया ये समाज के लोगों जब बात की है, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास बच्चा पैदा होने के बाद एक उम्र के बाद जब उसको ये विद्या सिखाने का समय आता है,
तो कई जड़ी बूटियों के रस में 9 दिन तक उसको रखा जाता है। जड़ी बूटियों का पूरा एक रस तैयार करके उसके अंदर इसको बैठा के रखते हैं गले तक। तो सहज ही उसको ये ज्योतिष विद्या प्राप्त हो। तो अब ये रस क्रिया के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है उन्हें, नहीं तो वो एक पूरी विद्या है। तो उससे उसको अपने आप ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है और बहुत बढ़िया वो ज्योतिष बताते थे भविष्य। मगर उसके लिए उनकी साधना रहती थी कि इतना समय इस रसों में डूबना है, इतना समय ऐसे करना है। और उनके गुरु कई बार इनको साधना करवाते थे, ताड़ के पत्रों पर बहुत सारे चिन्ह सिंबल सब बना करके इनके पास देते थे, ग्रंथ रहता था वो उनका। तो ये सब उससे वो लोग ज्योतिष विद्या भी बताते थे, घूमते भी थे। और उसके साथ साथ में गोसाई लोग होते हैं। अब गोसाई नाम से ही पता चलता है कि ये गायों के स्वामी। तो ये गोसाइयों के बहुत बड़े बड़े समाज थे। तो गोसाई लोगों के पास में जो गाय होती थी, बहुत रेयर वैरायटी की गायें इनके पास रहती थी। जैसे 5 पैर वाली, 1 सींग वाली, 5 थन वाली, अलग अलग नमूने के जानवर इनके पास रहते थे। कहीं हो जाता तो ये लोग लेकर के चले जाते थे और इनके पास पोषण कर। कई 6 पैर वाली गाय है, तो इस तरह के पशुओं का, गायों का ये लोग पोषण करते थे, जिसकी वजह से लोग गोसाई माने जाते थे और उसको लेकर के लोग निकलते थे। इनके पास में बहुत जाति की गायें रहती थी और वो उसको संभालते थे, उसको नाश नहीं होने देते थे वो गायों को। जिसे संभाल के रखने की वजह से गोसाई कह रहे थे। बहुत तरह तरह की जानवर इनके पास में, गाय ही सिर्फ भांति भांति की गाय इनके पास में हमको देखने में आई है। 1 सींग वाली गाय या अलग अलग सींग की जो गायें हैं वो सब इनके पास में रहती थी और उसका ये पोषण करते थे और उनको लेकर के बाहर भी निकलते थे इकट्ठा करने के लिए। तो ये इनके पहले जो गांव थे, पहले गोसाइयों के बड़े बड़े गांव थे। कभी एक बार गोसाइयों से बात करते समय पे वो बताया कि कर्नाटक में हमारे गांव है। हम बोले कि भाई तुम लोग तो सब बाहर रहते हैं, तो फिर गांव में सबका कैसे चलता है? गांव में कौन है? गांव में बुड्ढे हैं, कुछ बुढ़ियां हैं, औरतां हैं, गांव में रहते हैं, तो उनका फिर कैसे चलता है? तो उस समाज में कैसा था उनके गांव में? उन्होंने बोले कि 300-300 घर का हमारे पास में एक एक गांव है, 3 गांव ऐसे है। तो रोज वहां कैसी पद्धति है कि हर एक के घर में बर्तन भांडा नहीं है, पूरे गांव का सामूहिक बर्तन भांडा है। रोज एक घर वाला पूरे गांव को खाना खिलाना है और ये देश भर घूम करके जो इकट्ठा होता है, जाकर के एक दिन सबको खाना खिला करके फिर ये निकल जाता है। तो रोज एक के घर में भोजन होता है, सबको रोज अपना खाना पकाने की चिंता ही नहीं है। सुबह आज उसके घर पे हुआ है, कल उसके घर पे होगा, सुबह की चाय से लेकर के रात का भोजन तक उसके घर पे। चलो, इस तरह से पूरे उनके गांव की व्यवस्था है। ये भी एक अर्थव्यवस्था है, नहीं, ये बड़ी जबरदस्त अर्थव्यवस्था है। किसी को चिंता ही नहीं नमक मिर्ची इकट्ठा करके रखने की। साल में एक दिन नंबर आएगा, कूद कूद के खिलाएंगा वो। रोज की तो चिंता नहीं है उसको, साल में एक बार खिलाना है, मस्ती से खिलाता। रोज दावत उनकी, रोज ही दावत थी। ये भी एक अर्थव्यवस्था है अपनी, ऐसा भी चला है। हाँ, वो कई सारी चीजें बताते हैं, दवाइयां बहुत बताते हैं। वो जानते थे, दवाइयां बहुत बताते हैं, तो दवाइयां वगैरह बहुत बताते थे वो गोसाइयां वगैरह भी। तो उस तरह से भी एक कई बार अब ये जो वाद्य बनाने वाला जो समाज है, ये तबले गिबले ये वाद्य बनाने वाला भी समाज है ना भाई, एक उनको बगरीकार बोलते हैं। बगरीकार ये समाज के लोगों का बड़ा मजा आता है, अभी भी बहुत है। ये कर्नाटक के धारवाड़ के इलाके में काफी है ये, ऐसे गोपी कृष्णा बता रहा था। तो ये बगरीकार लोगों का क्या है कि इनके अपने कुछ कुछ एक ग्रुप रहता है, ये जाएंगे, जाकर के साइकिलों पे उस पे गांव गांव घूम करके वाद्य बनाएंगे। वाद्य बना करके शाम में जब लौटते हैं, तो जिसके पास जो 30 रुपए कमाया, जो 300 रुपए कमाया, सब एक जगह कुप्पा करना है। सब एक जगह ढेर करने के बाद परिवार के हिसाब से सबको सामान बांटा जाता है। सब एक ही रोज के हर परिवार की कमाई समान होती है। ये भी एक अर्थव्यवस्था है।
रोज सामान बंटवारा। अभी भी उनका ऐसे चलता है। गोपी कृष्णा क्या किया था, इनके लोगों को ट्रेनिंग देके एक दुकान खोलवा दिया था। एक दुकान खोल दी, दुकान खोल दी तो गड़बड़ हो गई इनके समाज में। कैसा? तो फिर यहाँ आया था गोपी कृष्णा, मेरे को बोला, बोलिए ऐसा हो गया है। तो मैं बोला कि एक काम करो, वो दुकान उनके समाज की डिक्लेयर कर दो, वो लोग अपने हिसाब किताब से जमा लेंगे उसको। ये गया, फिर वो दुकान उनके समाज की कर दिया। मैं बोला ये अगर तुम इस तरह का काम करोगे तो बहुत सुंदर एक अर्थव्यवस्था नाश होती है। उस अर्थव्यवस्था को रख के अगर उसको तरक्की करना है तो ये दुकान उनको समाज की कर डालो ना, वो लोग तय कर लेंगे कि कौन कब बैठेगा, मटेरियल कैसे आएगा, पर ये सारा जो होता है वो चलेगा उनका। तो ये बगरीकारों का समाज है। तो इस तरह का बहुत सारे समाजों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसी सारी चीजों पे काम करना, किसी को इसका रिकॉर्डिंग कर देना है, इसको लिपिबद्ध कर लेना है, इसको रख लेना है। ये बहुत अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अपने पास में। सुबह में मैं यहाँ कई जातियों का बताया, उनका आपस में सब कुछ कैसे चलता है। और ये जो फिरंतु जातियां हैं जो फिर करके जो काम करती है, इनकी अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है पूरी। वो इस तरह से भी करते हैं। गोसाई है, बगरीकार है, ये वाद्य बनाने वाले, ये सब पूरे। तो उसमें ये बहरूपिये, ये जितने भी ये इस तरह के लोग, ये नृत्य नाटिकाएं करने वाले, ये सारे लोग हैं, ये भी सब घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते। इनके भी हर गांव में दिन, सुबह जैसा मैं बता रहा था कि बुढ़ बुकलोड़ू 4 बजे उठ करके डमरू बजाते भी निकलता है, तो उसका कैसे चलना? वो तो खाली डमरू बजा के हो जाएगा क्या उसका? तो ये लोगों के अपने टाइमिंग है उस समाज के कि एक गांव में कितने दिन ये रहना है, वो रहेगा, दूसरा जाएगा, आएगा, ये चला जाएगा वहां से। एक ही आदमी जिंदगी भर वहां लटक के नहीं रहना है, दूसरा आ जाएगा। तो ये जिस दिन निकलता है तो उस दिन गांव भर में पूरा घूम के अपने लिए इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके आगे चला जाएगा, दूसरा फिर यहाँ रहेगा, थोड़ी बहुत दूसरे की व्यवस्था करके वो चलते बनता है, तो दूसरा फिर यहाँ रह करके वो काम करेगा। ये सब घूमते रहते थे, एक जगह टिकते नहीं थे वहाँ। हाँ, गंगे दरोड, वो लोगों का ऐसे ही है। वो बैल लेके आते और वो बैलों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। कैसा ट्रेनिंग देते हैं मैं देखा हूँ। वो बैलों को पैरा बांध के बड़ा अच्छा, उनको कान में उसके एक बात बोलेंगे, उसका सर हिलाएंगे, फिर एक बार बोलेंगे, फिर सर हिलाएंगे, उसको इतने बार बोल बोल के कि ये बात सुनते ही वो सर हिलाना। इस तरह की वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारे गिरीश प्रभुणे जी है, वो ये फिरंतु जातियों के लिए काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेरा बोलना उनको कि इनको पढ़ाना क्या है, इनकी जो विद्याएं है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। अगर तुम ये पढ़ाई पढ़ाएंगे तो उसकी संतान ये बैल को तो लेके नहीं निकलेगी। वो काहे के लिए निकलेगा? वो बैठ जाएगा, वो अपना कहीं भी कुछ भी करना चालू करेगा, मगर इसको लेकर के नहीं निकलेगा। तो ये जो विद्या है, कम से कम या तो आप रिकॉर्ड कर लो पद्धति से, ये कैसे बैलों को सिखाया जाता है। आदमी को सिखाना मुश्किल है, बैलों को सिखाता है, बताओ। मामूली बात है ना। बंदर को सिखाना है या बैल को सिखाना, या आदमी नहीं सीख पा रहे हैं, बैल कैसा सीखेगा? बस सिखाते हैं। देखो गंगे दुर्गो का अपना काफी एक मान है कई जगह पे। यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, करीमनगर एगरा में काफी मान है। जब कोई मर जाए तो उसकी अपनी मांग को पूरा करना पड़ता है, वो आकर के चिता पर बैठ जाता है। यहाँ पे काठी पापलोड़ू है, यहाँ काठी पापलोड़ू एक होता है जो मसान घाट में जाकर के चिता पर बैठ जाता है, उसकी अपनी एक मांग होती है। ये है यहाँ पर। इस तरह के पूरे जो जितने भी लोक नृत्य है, लोक कलाएं हैं, नृत्य भाई। उसके आकार को देख के, उसके भेष को देख के, इतना बड़ा किरीटम बेटी, गुड़गा हाथ में लेकर के, जुब्बा पहन के, दाढ़ी वाड़ी, बालों से, ये सब भूस को नहीं, भंडारा भूस को नहीं, फिर तो पाम लपेट के, सांप लपेट के जब निकलता है तो उसको देख के डरेंगे नहीं तो क्या? मस्त निकलता है वो काठी पापलोड़ू। पाम जुटको नहीं, पाम बटको नहीं, बोड़गा बटको नहीं,
घंटा पकड़ करके सांप हाथ में लेकर क्यों निकलता था। हाँ, और बहुत आवाजें करता था और वो बहुत विद्या बताता था। खेल, मुंह में से इतने बड़े बड़े गोले निकालता था पत्थर के, ये कौड़ी को 100 कौड़ी बना देता था मुंह में घुमाते हुए। वो इस तरह के बहुत खेल बताता था। हम लोग एक बार देखे थे, लेकिन मैं हम पूछे कि ये सब क्या है, उन्होंने कुछ नहीं है गुरुजी, ये हाथ की सफाई है और कुछ नहीं है। क्या इतने बड़े पत्थर पेट में से निकाल के मैं जीता क्या, मैं मरता, मैं आदमी नहीं हूँ। हाँ, है ना, ये सब तो हाथ की सफाई है बोले, हम लोग करते हैं। वो बताया अभी हमको कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे होता है। वो काठे पाप लोग, मगर वो बहुत सुंदर उसका खेल होता है। अभी 1 या 2 लोग रह गए हैं, उनकी संतान ये काम नहीं कर रही है। 1 या 2 लोग बच गए हैं। कई बार होता है कि कुछ साधन होते हैं, इनकी विद्या का रिकॉर्ड कर लिया जाए, सारा खेल का इनका रिकॉर्डिंग करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन ही होना है। अभी भी जो आखिरी आखिरी अवस्था में जी रहे हैं, इनका कर लेना चाहिए। और ये सब कहीं ना कहीं अपने समाज में इनको व्यवस्थित किया गया था। ये भिकमंगे नहीं थे, इनको व्यवस्थित किया गया था। ये सारी चीजों की हमको जरूरत है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से पूरा ये हमारे पास में नृत्य नाटिकाएं, कथाएं, ये सब चलती थी। और ऐसे बहुत समाज जो ये सारी चीजें करते रहे। कई बार मेलों में ये लोग काफी प्रदर्शन करते हैं। मेले वगैरह जब होते हैं तो उसमें मेलों में काफी प्रदर्शन करते हैं। और घरों में तो खैर होता ही है इनका, कभी ना कभी आना जाना होता है। वो जो जाति पुराण बोलने वाले अलग है, ये सब अलग है। ये मनोरंजन करते हैं एक तरह से, बहुत लोगों को जानकारी बहुत देते हैं, लोक शिक्षक की तरह ये लोग होते हैं पूरे। ये पहले जमाने में लाइब्रेरी कोई नहीं जाता था, लाइब्रेरी लोगों के पास जाती थी, बैठी जगह उनको ये सब सुनाते थे। ये बहुत बड़ा ज्ञान मिलता था, काम करते हुए अपनी जगह, बैठी जगह ये सब सुनते थे। और ये सब एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय की तरह थे ये लोग। ये खुद जा करके सुना गए, इनके पास किसी को जाना नहीं पड़ता था, लाइब्रेरी कोई नहीं जाता था, लाइब्रेरी लोगों के पास जाती थी। शास्त्रीय कलाएं अलग है। शास्त्रीय कलाओं की साधना होती है, खूब साधना करना पड़ता है। संगीत में शास्त्रीय बहुत कला है, संगीत में शास्त्रीय नृत्य है, मगर उसके पीछे साधना होती है, भयंकर साधना करना पड़ता है लोगों को। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि शास्त्रीय कलाएं समाज की साधना का प्रतीक है कि एक गांव में कितने शास्त्र बने हैं, मामूली बात नहीं है ना, इतने शास्त्र हो जाना। वो तो समाज साधना किया है, समाज के कुछ लोग वो साधना की है। ऐसे विद्वानों का समाज पोषण करता रहा है, गांव पोषण किया है, जिस वजह से इतनी साधनाएं हुई है और शास्त्र बने हैं। तो उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी। और दूसरा क्या है कि ये सारी कलाएं खत्म होने में वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव है, आर्किटेक्चर का, घरों के डिजाइनिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है ये सारी चीज खत्म होने में, खत्म करने में। अभी जैसे कर्नाटक संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है। कर्नाटक संगीत को अगर लाल किले के दीवाने आम, दीवाने खास में बैठा के गाने लगाएंगे, कैसे लगेगा वो? हाँ? या हिंदुस्तानी संगीत को वाले को यहाँ अगर लेपाक्षी के देवा, यहाँ के मदुराई के देवालय में बैठ के गाने लगाएंगे तो कैसे लगेगा वो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ के जो पिलर बने हुए बहुत कटावदार होते हैं। वहां का जो पिलर है वो सुराही की तरह चला जाता है, उसमें भी होता है कटाव, मगर एक कटाव यहाँ होगा, बहुत लंबा जाने के बाद फिर एक कटाव होगा। तो उसके मुंह से जो आवाजें निकलती है उस तरह से निकलती है। अब यहाँ इतना सब कटावदार सब होता है, तो इसकी जो आवाजें निकलती है उस हिसाब से निकलती है। इसमें बैठ करके अगर उस तरह की आवाजें निकालता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये क्योंकि यहाँ के हर सारी चीज में वो कटाव है। यहाँ के देवालय में बहुत कारागिरी होती है उस तरह के कटाव की, सीधा एकदम पिलर नहीं होता है, बहुत कटाव होते हैं, उस हिसाब से वो कंपन आता है। वहां पे एकदम प्लेन जरा ज्यादा जाता है, कटाव होता है उसमें भी, तो प्लेन ज्यादा होता है, उस हिसाब से उसकी आवाज निकलती है।
और ये आर्किटेक्चर बदलते ही इनका संगीत मरने लग गया। आज ये लोग क्या करें कि सभा हॉल में बैठ के, ऑडिटोरियम में बैठ के गाना है इनको, तो ये उधर इधर कर कर आके कोशिश करके ऑडिटोरियम के हिसाब का एक संगीत तैयार कर दिए दोनों भी मिलके। कहीं भी गए उतना गा लेते, बस से 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाता हो गया, जो वो ऑडिटोरियम संगीत हो गया। ये संगीत में क्या होता है कि जैसे कि अब हमारे पास में एक लेक्चरर थे, बहुत पहले की बात है, वासुदेव और गोडसे करके। तो ये सब लोग एक बार एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए। बॉम्बे में एलिफेंटा केव्स है ना, उसकी गुफाएं देखने गए। तो जाते जाते तो बड़े बड़े कलाकार थे ये, जाते जाते वो लोग ये कल्पना करने लगे कि जिस दिन इसका मुहूर्त हुआ होगा, इसका इनाग्रेशन हुआ होगा, उस दिन यहाँ का वातावरण कैसे रहा होगा, कैसे झंडे लग रहे होंगे, कैसे तोरण बंधे हुए होंगे, और कैसे वाद्य बज रहे होंगे, यहाँ पर लोग कैसे चल रहे होंगे। जैसी उस समय की जो लोगों की वेशभूषा थी वो उसमें बनी हुई है, तो ऐसी वेशभूषा पहन करके वो कैसे चल रहे होंगे पूरा। तो ये सारी कल्पना करने लग गए, और ये गाते थे बहुत अच्छा दोनों भी। तो जब वहां जाके गोडसे को गाने के लिए बोले, तो वो जो गाए एकदम अद्भुत गाना था, कोई सुना नहीं था, क्योंकि ये उस काल की कल्पना में चले गए थे पूरे से। और ऐसे वातावरण में जैसी आवाजें निकलती है वो उनके मुंह से निकली थी, क्योंकि उनके कल्पना में, उनके दिमाग में पूरा वो वातावरण समाया हुआ था ना, वो आवाजें उनके मुंह से निकली पूरे से। बड़ा अद्भुत था वो। ऐसे होता है कई बार। तो वो होता है कि वो वातावरण जैसा है उस हिसाब से, जैसे आज अगर निकल जाए बाहर, प्लास्टिक लटक रहा है, टपरियां भरी हुई है, उसमें कोई कवि जा रहा होगा इतने गंदे वातावरण में से, उसके अंदर क्या सुंदर भाव पैदा होगा, है ना। सुंदर कविता, सुंदर रचना, ये सुंदर साधना के लिए तो सुंदर वातावरण होना चाहिए, बहुत सुंदर वातावरण उसका लिए निगरा सब बहुत सुंदर हो, तो वहां से सुंदर बात निकले, है ना, सुंदर चीज निकले। तो वो एक बहुत महत्वशाली रहा है। अब ये भेष पहन करके इसको शास्त्रीय संगीत गाओगे तो ये भेष उसकी इजाजत ही नहीं देता है, ये नहीं गा सकता। जैसे एक सन्यासी का भेष पहन करके कुछ उटपटांग काम वो नहीं कर सकता है। वेशभूषा का एक महत्व होता है, उसके मानस पर एक असर पड़ता है, वेशभूषा का एक असर होता है, प्रभाव रहता है। ऐसे बैठ करके शास्त्रीय संगीत कभी नहीं गा सकता आदमी। उसका अपना भेष है, उसका अपना बैठने का ढंग है, और उसे बैठेगा तो वो निकलेगा उसके मुंह से, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो अब जब मैं काम सीखता था, तो जब मैं पेंटिंग बनाया था कि जिनगरी नक्काशी काम जब सीखा, तो मेरा क्या था कि ओझाओं का काम जब सीखा मैं करता था, या फिर प्रतिमा बनाने का काम जब करता था, देवताओं की मूर्तियां, तो वो जो कारीगर है वो कैसे बैठता है, कैसे उसके औजार हथियार है, कैसे काम करता है, काम करते समय वो क्या बातें करता है, ये सब समझ के वो काम करा, मैं किया। अब जब मैं एक पेंटिंग बनाया, बहुत बार पेंटिंग बनाया, तो एक राम रावण के युद्ध की बड़ी पेंटिंग बनाया। उसको देखने वाले लोग ये आके बोले कि गुरुजी ताता बहुत अच्छा बनाया, वो मैं बनाया था, और उनका बोलना ये था कि यल्लप्पा ताता से हट करके दूसरा कोई नहीं बना। तो उस दिन मेरे को लगा कि मैं एक शैली पकड़ने में सफल हुआ। अगर वहां मेरी पहचान रहती, नहीं गुरुजी आपका काम बहुत अच्छा काम है गुरुजी करके बोल दिया कोई, तो इसका मतलब है हम उस शैली को नहीं पकड़ पाए जिसमें हमारी छाप आ गई। अगर वो शैली का काम हम कर रहे हैं तो वहां हमारी कोई छाप नहीं होना है, हमारी कोई पहचान नहीं, वहां सिर्फ उस शैली की पहचान होना है। वो देखने के बाद बोलिए अल्लाह पता बहुत अच्छा बना। तो उस दिन मेरे को लगा कि ये काम पकड़ने में मैं सफल हुआ। जब ओझाओं के लिए काम करता था मैं, पहले पूरे से ओझा जैसा काम करते हैं उसे का, जब ओझा भी ये मानने लगे कि गुरुजी ये तुम्हारा नहीं है, ये तो ओझा का ही काम है, तो उसके बाद मैं उसमें नई डिजाइनिंग बहुत किया जो उससे मिलती जुलती।
बहुत डिजाइन किया जिसको वो लोग आसानी से अपनाए। कि उससे अलग हो जाता कुछ तो वो अपनाते नहीं ना, उसको लोग अपना लिए, उनको अपना ही काम लगाओ, और ऐसा काम तो हम कर सकते हैं, वो किए। यहाँ पे दीवारों के ऊपर एक भित्ति चित्र बनता है, जड़लमय सवा। तो वो मछुआरे जो लोग हैं, भुई लोग हैं, उनके घर में शादी ब्याह है तो दीवारों पे बनाते हैं वो लोग। ऐसी बड़ी बड़ी जड़ाएं होती है, बड़ा अजीब सामू ये जड़लमय सवा। तो वो जड़लमय सवा को देख के देवंत ओल्लू वो बनाते हैं, देवंत ओल्लू वो पेंटिंग बनाते हैं। तो देवंत ओल्लू से वो पेंटिंग में सीख के, उनके रंग बनाना एक सीख के एक बार तो पेंटिंग बनाया। उसके बाद उस आधार पे फिर मैं बहुत पेंटिंगा बनाया जो देवंत ओल्लू का ही काम रखता था। ऐसा वो एक क्यों उस आधार पे बहुत सारी चीजें बन सकती है ना, वो बनाया। मगर कोई भी चीज सीखने के पहले सीखने वाले को इतना तो करना ही पड़ेगा। मोम का काम ओझा करता है, मोम का काम एक शिल्पी करता है, देवता की प्रतिमा बनाने वाला। ये भी मोम का काम करता है और वो भी मोम का काम करता है, मगर दोनों के बैठने का ढंग, काम करने के औजार दोनों भी अलग है। काम मोम का ही है। ओझा यहाँ पेड़ लगा के उस पर औजार लगा के काम करता है। अब ये शिल्पी पेड़ इस्तेमाल नहीं करता, ये मुंह में औजार लगा के काम करता है। दोनों के बैठने का ढंग अलग है, क्योंकि ये जो प्रतिमा बना रहा है ये पूरा शास्त्रीय है, इसका अपना प्रपोर्शन, प्रमाण, ये सब कुछ है। और वो बनाने के पहले इसको, वो जो भी उसकी एक्नोग्राफी है, मूर्ति विज्ञान है, वो इसके दिमाग में बैठना है पूरा। इसलिए वो शुरू करते समय वो कई बार उस श्लोक को पढ़ते हैं, क्या उसका मूर्ति विज्ञान है, वो याद करने के बाद ये काम चालू करता है। उस ढंग से फिर वो आकार सब चलता है। शिल्प का काम आसान काम नहीं है। दुनिया में एक काम ऐसा है, शिल्प विद्या सदा श्रेष्ठा सर्वदा आनंददायी का। पत्थर की मूर्तियों का काम इतना सुंदर काम है कि जो हमेशा आनंद देने वाला है काम करने वाले को। ये ऐसा माना जाता है सारी विद्याओं में, क्योंकि सारे कामों में चीज को, मेटीरियल को लगाया जाता है और इसमें निकाला जाता है, इसमें निकाला जाता है। रोज रोज जैसे निकालता है इसको आनंद आता है। सारे और दूसरे काम बड़े अलग अलग काम है। पूरा मेटल कास्टिंग का अपना एक ढंग का काम है, वो टेक्निक पूरी अलग है। मेटल कास्टिंग की बहुत टेक्निका है हिंदुस्तान में, बहुत तरह की टेक्निक है मेटल कास्टिंग की। ओझाओं का ढलाई का काम अलग है, शिल्पियों के ढलाई का काम अलग है, बनारस की ढलाई का काम अलग है, और उसके बाद नेपाल की कास्टिंग अलग है। उसके बाद ये जो सड़क के ऊपर बैठ करके मेटल कास्टिंग करते, देखो रेती में दबा के सैंड कास्टिंग करते हैं, ये अलग अलग है। तो इनके सारी कास्टिंगों वास्टिंगों के मटेरियल के ऊपर भी हम लोग काफी बड़ा अध्ययन किया कि कास्टिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल कैसे तैयार करते हैं पूरे। अब ये जो सुनार लोग जो दबा के करते हैं, सुनार लोग भी दबाते हैं वो भी, और फिर लोहार भी ढलाई करते हैं, कई बार खसार भी ढलाई करते हैं। इन सब की पद्धतियां अलग अलग होती हैं, इनका पूरा मटेरियल अलग बनता है। ओझा क्या करता है कि मट्टी का कोर बना के, भूसा मिला के मट्टी का कोर बनाता है, उस पर गाय के बछड़े का लेप, गोबर का लेप करते हैं, उसके ऊपर मोम का काम करते हैं। उसके बाद कुत्ते की मट्टी ला करके उसको बारीक छान के उसमें रेती मिला करके वो लगाते हैं। शिल्पी लोग क्या करते हैं, वो लोग भी मोम से पूरा आकार तैयार किए, करने के बाद पहली जो मट्टी उसके ऊपर लगती है, ये झाड़ू के नीचे जब केंचुआ बहुत था, ये खा करके एक मट्टी तैयार करता है, ऐसे गोल 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 ढेकड़े पड़े रहते हैं जहां तक, ये मट्टी इकट्ठा करके उसको बारीक पीस के उसका लेप करते हैं उसके ऊपर। कई जगह पे पुट्टा मन ला के बारीक कूट के बारीक पीस के उसमें रुई मिला करके बारीक पीसते हैं, उसका लेप करते हैं। ऐसा सैंड कास्टिंग के लिए क्या करते हैं कि ये नल्लर यागड़ी काली मट्टी जो है उसको ला करके धोते हैं। कई बार धोने से उसमें से
बहुत बारीक एक रेती निकालते हैं। रेती निकाल करके उसमें धनिया और गुड़ मिला करके उसको तैयार कर सकते है ना, उसमें दबाते हैं चांद कास्टिंग के लिए। कई लोग रेत में गुड़ मिला करके उसमें दबाते हैं चांद कास्टिंग के लिए। और कई लोग जैसे है कि एक पत्थर रहता है, सफेद पत्थर रहता है, जखमक राई देखा, हाँ राई उठक, एक पत्थर रहता है सफेद पत्थर, तो उसके ऊपर में औजार हथियार भी घसते हैं। तो वो पत्थर ला करके टोकरा रख के बोक्कड़ बेचती और रावलू बेचती, पत्थर लगा के उसके ऊपर फिर हड्डियां लगा करके उसको तपाते हैं। तो तपाने के बाद वो जब हाथ लगाएंगे तो बहुत बारीक हो जाता है। उसमें फिर धनिया वनिया एरंडी का तेल वगैरह मिला के उसको भी तैयार करते हैं, उससे भी वो सैंड कास्टिंग करते हैं। और सांचे बनाने की बहुत पद्धतियां हमारे पास में। सैंड कास्टिंग की अलग है और ऐसी धातुओं की कास्टिंग की अलग है। रेत में दबा के करना अलग है, ढालना अलग है, ढलाई वलाई करना एक अलग कास्टिंग है। उसके बाद तो सांचे जो बने हैं हमारे पास में, इतने तरह के सांचे कास्टिंगों की, ये सांचे अलग है। गोबर की मूर्तियां बनाने के सांचे अलग है। मट्टी के मूर्तियां बनाने का जो सांचा बनता है वो लाख से तैयार करते थे, लक्कत में लाख से तैयार करते थे। कई सांचे लकड़ी से बनते थे। अब जैसे होली के टाइम पे ये बुक्का समाज के लोग जो बनाते थे, हार बनाते थे, मुर्गियां, चिलकलू, तोते वाते हार बनाते थे, बताशा, वो लकड़ी के सांचे रहते थे। ये शक्कर को पाए उसमें डाल करके वो निकालते थे। शक्कर की बहुत सारी चीजें, गर्जल का भी सांचा रहता है। मोहर्रम में सोंगर रोट्टे बनाते हैं, सोंगर रोट्टे का भी एक सांचा रहता है जिसपे दबा करके बहुत डिजाइनिंग की एक रोटी बनाते हैं, उसको सोंगर रोट्टे बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सांचे अपने पास में है, तैयार करते हैं। और हर सारी चीज इतनी आसानी से कर लेते हैं कि अपने आसपास में जो भी मटेरियल है उसी से ये सब कुछ तैयार होता है, कहीं और से कुछ लाना नहीं पड़ता है। ये सारी चीजों को आपस में अपने अपनी वहां तैयार कर लेते रहे। तो ये बहुत है ऐसा। खैर ये तो बहुत और इसको याद आएगा तो बहुत समय के बाद में ये सब बातें कर रहा हूँ, है ना। ये सांचे वांचे जो अध्ययन किए थे हम लोग, ये कैसे कैसे दबा करके बनाते हैं पूरा, ये काफी एक अध्ययन किए थे हम लोग कि कैसे कैसे होता है पूरा। ये सब कितने तरह के सांचे हैं पूरा, शक्कर से बनने के, रोटियां बनाने की सांचे है, मिठाइयां बनाने की भी सांचे से लेकर के सोने का काम करने तक के पूरे सांचे, बहुत सांचे उसमें पत्थर के बने होते हैं, बहुत मिट्टी के, लाख के और धातु के, पित्तल के, लकड़ी के सांचे। अब जो सूर्य चंद्र लगाते ना नाट्य में, उसके पित्तल के सांचे होते हैं जिसमें दबा करके तैयार करते हैं।